हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट केस लो समझने वाले हैं। भगवान दास गोवर्धन दास खेड़िया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, जैसे कि टाइमिंग क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट होने की, किस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाएगा, प्लेस क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होने का, ठीक है। और अगर बाई पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वहाँ पे टाइमिंग क्या होगी, वहाँ पे प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा, या अगर फ़ोन पे या इंस्टेंटेनियस जो मेथड्स होते हैं कम्युनिकेशन के, वहाँ पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस केस में टाइमिंग और प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग है कि प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा कौन सा। ज, और जहाँ पे भी प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब जहाँ भी वो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हुआ है वहीं उसी कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन आता है वहाँ पे। तो आइए समझते हैं इस केस लो को। इस केस लो के फैक्ट कुछ इस तरीके से हैं। दो जगह होती हैं, एक अहमदाबाद और एक खामगांव। खामगांव में एक इंसान, जैसे भगवान दास गोवर्धन दास खेड़िया जो हैं, इनकी एक ऑयल मिल होती है। ऑयल मिल में क्या करते हैं, ये जो कॉटन सीड्स होते हैं उनका तेल निकालते हैं, प्लस जो उनका जो बच जाता है मटेरियल जिसको कॉटन सीड केक बोलते हैं, और वो जानवरों को खिलाने के काम आता है बेसिकली। तो उस कॉटन सीड केक को बेचने के लिए ये फ़ोन करते हैं गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास कंपनी को कि मैं ये बेचना चाहता हूँ, क्या आप ये ख़रीदना चाहते हैं। और वो है अहमदाबाद में, ठीक है। तो उन्होंने फ़ोन पे ही अपना एक्सेप्टेंस दे दिया कि हाँ मैं ख़रीदने में इंटरेस्टेड हूँ और आप बेच दो और सप्लाई कर दो अहमदाबाद। और अहमदाबाद में एक बैंक है, वहीं से आप अपनी पेमेंट ले लेना। तो यहीं से सारा कंटेंशन अराइज होता है कि यहाँ पे प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो गया है, कि क्या अहमदाबाद जहाँ से कॉल करके एक्सेप्टेंस दी गई है वो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, या खामगांव जहाँ पे भगवान दास ने वो एक्सेप्टेंस सुनी कि सामने वाले ने पार्टी ने एग्री कर दिया है, वो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। देखो, कोई भी जब सिविल केस होता है, आप सीपीसी अगर अभी आप तक आपने नहीं पढ़ी है तो नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जब आप जाओगे थर्ड सेमेस्टर में तो आप सीपीसी पढ़ोगे। वहाँ पे सिविल सूट में जो भी कंटेंशन अराइज होती है उसमें बेसिकली कोज ऑफ एक्शन होता है कि कौन सा ऐसा राइट है जो आपका ब्रीच हो गया है, कौन सा एक ऐसा कोज है जिसके लिए कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। तो कोज ऑफ एक्शन एक अराइज होना चाहिए। बेसिकली इस केस में होता क्या है, जो भगवान दास गोवर्धन दास खेड़िया हैं वो सप्लाई नहीं कर पाते हैं, उनको जो कॉटन सीड केक होता है वो सप्लाई नहीं कर पाते हैं। इस वजह से प्लेंटिफ अभी गोवर्धन दास, सॉरी ये गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास हैं प्लेंटिफ, और जो लोअर कोर्ट है वो डिसीजन देता है इनके फेवर में, गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास जी के फेवर में। तो इससे एग्रीड होके जो भगवान दास हैं वो अपील करते हैं फाइल सुप्रीम कोर्ट में। तो जो पहले डिफेंडेंट था वो अब अपीलेंट हो जाएगा, और जो प्लेंटिफ था वो क्या हो जाएगा, रिस्पोंडेंट हो जाएगा। तो इसमें लीगल इशू क्या अराइज होता है कि क्या जो जो प्लेंटिफ शुरू में गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास जी ने जो केस फाइल किया था वो अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट में फाइल किया था शुरू में केस। तो क्या अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, क्योंकि इस पे कंटेंशन जो भगवान दास का था वो ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हुआ है वो खेमगांव में हुआ है ना कि अहमदाबाद में, क्योंकि मैंने तो एक्सेप्टेंस खेमगांव में सुनी है। तो इसलिए जहाँ पे मैं एक्सेप्टेंस सुन रहा हूँ वही क्या होगा, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो क्वेश्चन क्या डिसाइड करना है कोर्ट को, वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड एट द प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस, जहाँ पे एक्सेप्टेंस दी है वहाँ से, वहाँ पे इस केस में क्या है अहमदाबाद, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हुआ है, या फिर प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, जहाँ पे एक्सेप्टेंस रिसीव की है। सपोज करो आपने XYZ सिटी से मेरे पास कॉल किया और कोई भी चीज़ बेचने के रिगार्डिंग, ठीक है, और मैंने यहाँ से आपको एक्सेप्टेंस दी, तो ये तो हो गया प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस। और जहाँ पे आपने रिसीव की है वो आपका प्लेस क्या हो गया, प्लेस जहाँ पे आपने एक्सेप्टेंस को रिसीव किया है। तो दोनों जगह में से कौन से कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन आएगा, ये लीगल क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। इस केस के ऑब्जर्वेशन को और केस को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले लीगल प्रोविज़न
जिसके ऊपर ये बेस्ड है उसका पता होना ज़रूरी है। देखो ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो क्योंकि इसमें प्रोविज़न को भी डिस्कस करना है। सेक्शन 4 इसकी में इन्वॉल्व होता है। सेक्शन 4 क्या बोलता है? कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? किस किस चीज़ का कम्युनिकेशन होता है? देखो एक होता है ऑफ़र, ऑफ़र का भी कम्युनिकेशन होना चाहिए दूसरी पार्टी को, और दूसरी पार्टी जब एक्सेप्टेंस देगी तो एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो दोनों ही कम्युनिकेशन की बात कर रहा है ये। यहाँ पे मैंने आधा ही ये प्रोविज़न लिखा है, इसमें रिवोकेशन की भी बात करता है क्योंकि अभी उस ये रिवोकेशन यहाँ पे रेलिवेंट है नहीं पोर्शन, तो मैं उसको डिस्कस यहाँ पे नहीं करूँगा। वैसे सेक्शन 4 में ही रिवोकेशन की भी कम्युनिकेशन की बात की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट। प्रपोजल दैट इज ऑफर ऑल। तो ऑफर का और प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है। ए ने ऑफर किया, बी के पास जैसे ही बी के पास ये नॉलेज आ जाएगी कि ए जो है 100 रुपये में एक पेन बेचना चाहता है, तो बी के लिए जो कम्युनिकेशन है, ऑफर का जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब ट्विस्ट इस सेक्शन में तब आता है, ये ए था, ये बी था, 100 रुपये का पेन बेचना है इनको, ठीक है। कम्युनिकेशन हमने ऑफर का देखा कि कंप्लीट हो गया। जैसे ही बी ने वो चीज़ सुनी, जैसे ही बी ने उस चीज़ का नॉलेज मिला, तो ऑफर हो गया कंप्लीट, ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन जो सेक्शन 4 है, क्योंकि ये बहुत पुराना एक्ट है, तो यहाँ पे सेक्शन 4 जो है वो साइलेंट है कि जो इंस्टेंट वे हैं कम्युनिकेशन के, जिसमें तुरंत सामने वाले को पता चल जाता है, ऐसी चीज़ को ये डील नहीं करता। यहाँ पे ये साइलेंट है बिल्कुल। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन दो लोगों के लिए, जैसे ये ऑफर करने वाला है, ठीक है, ये तो प्रपोजर हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया बी, प्रपोजर हो गया ए। अब दोनों के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि ये बेसिकली ऐसे मेथड्स की बात करता है जिसमें डिले होता है। आपने पहले से ही मैसेज भेज दिया, जैसे पोस्ट के आपने चिट्ठी लिखी कि हाँ मैं ख़रीदना चाहता हूँ 100 रुपये में आपका पेन, और उसको पोस्ट ऑफिस में डाला, वो 1-2 दिन में पहुँचेगी ए के पास में। तो ए बी के लिए कम्युनिकेशन जो है वो कब कंप्लीट हो जाएगा एक्सेप्टेंस का? जैसे ही इसने बी ने पोस्ट ऑफिस में अपना लेटर डाल दिया और बी की अब अप्रोच से वो दूर चला गया, अब बी का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो बी के लिए जो है वो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। ए के लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? जब ए को वो चीज़ रिसीव होगी तब, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन आएगा। एज अगेंस्ट द प्रपोजर, ये जो लाइन है ये समझो। एज अगेंस्ट द प्रपोजर का मतलब क्या है? मतलब एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर के लिए कब वो होगा? एक्सेप्टर के लिए वो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो? और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर का मतलब है प्रपोजर। इन दोनों लाइन को ऐसे पढ़ोगे तो आपको तुरंत ये चीज़ समझ में आएगी। एक्सेप्टर समझो, एक्सेप्टर लिखा है यहाँ पे, इसको आप हटा के जब इसको पढ़ोगे तो आपको तुरंत ये लाइन समझ में आएगी। व्हेन इट इज़ पुट इन ए कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, टू हिम मतलब प्रपोजर के लिए, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर की जब वो पावर से चला जाएगा, अब चिट्ठी लेके डाकिया जा चुका है, अब कुछ नहीं कर सकते आप। आपके लिए जो कम्युनिकेशन था एक्सेप्टेंस का, वो आपके लिए तो कंप्लीट हो गया है, एक्सेप्टर के लिए कंप्लीट हो गया है, ठीक है। प्रपोजर के लिए कब कंप्लीट होएगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर, देन प्रपोजर के लिए भी वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, प्लेस बी के लिए प्लेस और टाइम अलग होगा, ए के लिए प्लेस और टाइम अलग होगा। इसको हम केस लॉ से आगे समझेंगे। देखिए अब हम इस चीज़ को ना केस लॉ से समझते हैं। एक वूल डीलर होता है जो मतलब ऊन बेचते हैं, और एक वूलन जो क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करते हैं वो होते हैं, ठीक है। 2 सितंबर को ये वूल बेचने के लिए अपना एक कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं कि मैं बेचना चाहता हूँ, क्या आप ख़रीदना चाहते हो? 2 सितंबर 1817 को भेजते हैं ये। वो पहुँचता है 5 सितंबर को, 2 को भेजा है, 5 को पहुँचा है 7 बजे, ठीक है। उसी इवनिंग को जो वूलन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो क्या करती है,
अपना जवाब लिख के भेज देती कि हम खरीदना चाहते हैं, और वो पहुंचता है 9 तारीख को, 9 सितंबर को, ठीक है। अब जो वूलन डीलर था वो क्या करता है, कुछ दिन वेट करता है और 7 तारीख को, 7 सितंबर को बेच देता कि यार पता नहीं उनका जवाब आएगा कि नहीं आएगा, ये सोच के, और 7 तारीख तक वेट करता है और 8 को वो बेच देता है, ठीक है। अब इस केस में ये कंटेंशन आ रहा है, बाद में जो प्लेंटिफ है इन्होंने केस कर दिया कि मैंने तो 7 को ही जवाब लिख के भेज दिया था, मेरी साइड से तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई थी, मेरी साइड से तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया था, फिर भी इन्होंने बेच दिया है। अब इस केस में लीगल इशू ये अराइज हुआ था कि प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा और टाइमिंग क्या होगी कॉन्ट्रैक्ट की, कि कब कितने बजे और कब कहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया है कंप्लीटली, ठीक है। इस केस का नाम है एडम्स वर्सेस लिंडसेल। तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया और उसको एक्सेप्ट किया इसकी ऑब्जर्वेशन को, और इसमें क्या बोला गया था कोर्ट के द्वारा, कोर्ट हेल्ड दैट ए कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, कॉन्ट्रैक्ट बन गया तभी बाइंडिंग नेचर में हो गया, बाइंडिंग हो गया पार्टीज के ऊपर, एज सुन एज द लेटर और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज पुट इन कोर्स, जैसे ही वहाँ से जो वूलन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उन्होंने 7 PM पे 5 तारीख को जैसे ही अपना जवाब लिख के भेजा पोस्ट ऑफिस में, वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, पूरा कंक्लूड हो गया, बाइंडिंग हो गया है, भले ही इनको लेट पता चला है, 9 तारीख को पता चला और इन्होंने 8 तारीख को बेच दी, ठीक है। फिर भी क्या होगा, वूलन जो डीलर है इनके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बाइंडिंग इन नेचर होगा, क्योंकि सेक्शन 4 की जैसे ही हम रीडिंग लेते हैं तो अलग अलग पर्सन के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सेप्टेंस है वो अलग अलग टाइम पे कंप्लीट हो रही है, लेकिन जैसे ही उनको ऑफ़र का नॉलेज आ गया और उन्होंने अपना जवाब लिख के पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाएगा। सपोज करो कि बीच में कुछ ऐसा होता है कि वो पहुंच ही नहीं पाता है, यहाँ पे तो पहुंच गया था 9 तारीख को, लेकिन ऐसा इमेजिन करो कि बीच में कुछ भी हो जाए, मिसप्लेस हो जाए वो लेटर, या कहीं से पानी में गिर के बह जाए किसी की निग्लिजेंस से, था क्योंकि थर्ड पार्टी के हाथ में वो जो पोस्ट ऑफिसर हैं वो लेके जाएंगे उसको, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है कि वो मिसप्लेस हो जाए लेटर, और भले ही वो मिले ना सेकंड पार्टी को, तब क्या होगा उस केस में, क्या कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इस केस को भी डिस्कस किया गया था, इस लीगल इशू को भी डिस्कस किया गया था हाउस होल्ड फायर इंश्योरेंस कंपनी वर्सेज ग्रैंड में। इसमें क्या होता है, जो ग्रैंड होते हैं ना, ये हाउस होल्ड फायर इंश्योरेंस करती है, मतलब घर में आग लग जाएगी तो हम इंश्योरेंस देंगे, ठीक है। ये जो ग्रैंड होते हैं ये क्या कहते हैं कि आप मेरे को ना अपनी कंपनी के 100 शेयर दे दो, और मैं आप मतलब सपोज करो मैं 1 रुपया बोल रहा हूँ, वहाँ पे कुछ करेंसी और कुछ थी, कि 1 रुपये के हिसाब से 100 रुपये दे दो, मतलब 100 शेयर्स दे दो मुझे, और बाकी बाद में मैं ना 19 रुपये आपको पर शेयर के हिसाब से दे दूँगा। तो अब ये जो है ना, ये अनपेड अमाउंट है, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। और किस, ये मैंने अच्छे से कंपनी लॉ में डिस्कस भी किया, वो कंपनी लॉ जब आप पढ़ोगे तो उसमें देख लेना वीडियो में, कि जो लाइबिलिटी होती है पर्सन्स की, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में, वो कहाँ तक होती है, या तो उन्होंने गारंटी ले रखी हो कि मैं इतने पैसे दूंगा अगर कंपनी डूबती है तो, या तो फिर जो अनपेड अमाउंट होती है ना शेयर्स की, जैसे इसमें पर शेयर के हिसाब से 19 रुपये जो थी वो अनपेड अमाउंट थी, तो उतनी उनकी लाइबिलिटी बनेगी। बाद में क्या होता है, ये हाउस होल्ड फायर कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, लिक्विडेटर के पास जाती है, लिक्विडेटर मांग करते हैं ये पर शेयर के हिसाब से 19 रुपये इनसे, ग्रैंड से, ये मना कर देते हैं कि उनके पास तो लेटर पहुंचा ही नहीं था, क्योंकि वो लेटर जो है ना मिसप्लेस हो गया था और इनके पास पहुंचा नहीं था बाद में। लेकिन कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया इसमें, कोर्ट हेल्ड दैट वेयर एन ऑफर इज प्रॉपरली एक्सेप्टेड, जैसे ही आपने प्रॉपरली उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब आपने टेलीग्राफ कर दिया, टेलीग्राम कर दिया, लेटर भेज दिया, कुछ भी कर दिया आपने एक्सेप्ट करके, आपकी साइड से वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो गया आपके ऊपर, दोनों पार्टी के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बाइंडिंग हो गया। बीच में मिसप्लेस होए कुछ भी होए डजेंट मैटर, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, बाइंडिंग इन नेचर रहेगा। कोर्ट हेल्ड दैट वेयर एन ऑफर इज प्रॉपरली एक्सेप्टेड बाय मीन्स ऑफ लेटर और टेलीग्राम, ये टेलीग्राम वो पुराने वाला टेलीग्राम है, आज वाला नहीं है, सेंट थ्रू द पोस्ट द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी, एंड ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट मेड एज सुन एज द लेटर इज पोस्टेड, जैसे ही आपने लेटर पोस्ट किया और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया फिर, ठीक है। दो द लेटर इज लॉस्ट इन पोस्ट एंड नेवर रीच टू द ऑफरर, ऑफरर के पास वो लेटर पहुंचा भी नहीं है,
लेकिन फिर भी क्या हो गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया और बाइंडिंग इन नेचर है। आई होप आपको अभी तक ये ज़रूर समझ में आया होगा कि जब पोस्ट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो डेट एंड टाइम क्या होता है। टाइम कौन सा होगा, जिस भी पोस्ट ऑफिस में जाके आप डालोगे ना पोस्ट, वही पोस्ट ऑफिस का जो जुरिस्डिक्शन होगा वही क्या होगा, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और वही दिन, जिस दिन आपने एक्सेप्टेंस और जिस टाइम पे आपने पोस्ट ऑफिस में वो पोस्ट डाल दी, तभी से क्या हो जाएगा, वो वही डेट एंड टाइम एंड प्लेस फिक्स हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लेकिन ऐसे केसेस के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो साइलेंट है, जिसमें कम्युनिकेशन जो है इंस्टेंट होता है, फ़ोन पे हो गया, ठीक है, डायरेक्ट आप फ़ोन पे बात कर रहे हो। अब ये कन्फ्यूजन भी अराइज हो रहा होगा आपके दिमाग में कि अगर व्हाट्सएप से होता है तब कौन सा होगा, तब वो होगा जहाँ से आपने व्हाट्सएप किया है वही प्लेस, उसको ऐसे समझ के चलो कि वो पोस्ट ऑफिस ही है, ठीक है। जहाँ से आपने मैसेज किया है वो प्लेस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होगा वहाँ पे, ठीक है। प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पोस्ट ऑफिस से होता है उसके रिगार्डिंग हमारा सुप्रीम कोर्ट का केस है मनीलाल वर्सेस वेंकटचलपति। आप लोगों को पेपर में ये सब सारे केस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए इसलिए सब बता रहा हूँ। पेपर में सिर्फ गिरधारी लाल जी का रेशो लिख देना, बस वही काफ़ी है। मनीलाल वर्सेस वेंकटचलपति में क्या बोला था, इन विच कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू हैव बीन मेड एट द प्लेस वेयर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। मतलब वो जो पोस्ट ऑफिस है, जो भी है जहाँ पे भी आपने लेटर पोस्ट किया है, वही क्या होगा, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस व्यू इज अप्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन, ये इसी केस में जो हम पढ़ रहे हैं अभी, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल, इस केस में ये ऊपर वाला जो मनीलाल वर्सेस वेंकटचलपति था, इस केस का भी रेशो अडॉप्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने और कहा था व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय पोस्ट इट इज क्लियर लॉ थ्रू आउट द कॉमन लॉ कंट्रीज दैट द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज सून एज द लेटर इज पोस्टेड इनटू द पोस्ट बॉक्स। जैसे ही आपने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया, एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट हो गई है। एंड दैट इज़ द प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, और वही प्लेस होगा जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बट देर इज़ नो क्लियर रूल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाई टेलीफोन्स और बाई टेलेक्स कम्युनिकेशन, जो मतलब इंस्टेंट वे होते हैं कम्युनिकेशन के, वहाँ पे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लो है वो साइलेंट है। तो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया, जहाँ पे लो साइलेंट है, इंस्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेशंस में जहाँ पे साइलेंट है, वहाँ पे प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा, that the rule about instantaneous communications between the parties is different from rules about the post, वो बहुत अलग अलग है दोनों। The contract is only complete when the acceptance is received, जहाँ पे acceptance received होगी by the offerer, ए पर्सन ने ऑफ़र किया था यहाँ पे, कहाँ से, खेमगांव से, भगवान दास ने ऑफ़र किया था खेमगांव से, पहुँचा वो, और कहाँ पे कॉल किया था, अहमदाबाद में, ठीक है। अहमदाबाद से एक्सेप्टेंस आई, रिसीव कहाँ पे हुई, खेमगांव में। तो जो खेमगांव है वो क्या जगह हो गई, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है वही क्या है, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या रहा, द कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड एट खेमगांव, और खेमगांव में जो भी कोर्ट का जुरिडिक्शन लगता होगा उसी कोर्ट के पास क्या होगा, राइट होगा उस शूट को ट्राई करने का, उस शूट को ट्राई करने का, ठीक है। आई होप आपको ये केस लो जरूर समझ में आया होगा, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई। इसकी पीडीएफ जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है लोवाइट्स 906। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।